दोस्तों नमस्कार, मैं हूं CN शर्मा। सरकारी नौकरी research.com की तरफ से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दल परिवर्तन कानून के बारे में। दल परिवर्तन कानून क्या है और ये कब लाया गया था और इसके नियम क्या हैं और आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी क्या भूमिका है, उस संदर्भ में अपन बात करेंगे। दोस्तों ये दो फोटो देख पा रहे हैं, आयाराम गयाराम हेराम, और ये दूसरी फोटो के अंदर कुछ ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे, और इन्हीं फोटोओं की वजह से ये कानून लेके आया गया था। 1985 के अंदर 10वीं अनुसूची इसमें शामिल की गई और उसके साथ 52वां अमेंडमेंट किया गया। 10वीं अनुसूची में 52वां अमेंडमेंट करने के बाद में 91वां अमेंडमेंट किया गया 2003 में, और उसकी कुछ कमियां थी उनको दूर किया गया। 1967 में हरियाणा की विधायक थे गयालाल, जिन्होंने एक दिन में 3 बार पार्टी बदली, और शायद ये जो आयाराम गयाराम का कंसेप्ट है ये वहीं से चला होगा। और इसके बाद में राजीव गांधी सरकार के अंदर 52वां संशोधन अधिनियम किया गया, 52 अमेंडमेंट, और उसके बाद 10वीं अनुसूची एक संविधान में नई जोड़ी गई, और फिर 1985 में इस कानून को लागू किया गया। अब बात करते हैं इसकी किस आधार पे कोई व्यक्ति योग्य या अयोग्य ठहराया जाएगा। दोस्तों पहला इसके अंदर है कि अगर कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। दूसरा पॉइंट, कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। तीसरा पॉइंट, अगर कोई सदस्य सदन में पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर वोट करता है तथा 15 दिन में समाधान प्राप्त नहीं करता। जो इसका अगला पॉइंट है कि अगर कोई सदस्य खुद को वोटिंग से अलग रखता है। और आखिरी पॉइंट कि अगर कोई मनोनीत सदस्य है, नॉमिनेटेड मेंबर, 6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। अब इसके दो अपवाद हैं। पहला कि अगर कोई सदस्य स्पीकर या अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे सकता है और वो अयोग्य नहीं माना जाएगा। और दूसरा, अगर पार्टी का विभाजन हो जाए, पार्टी टूट की वजह से 1/3 सदस्य टूट के किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए तो भी इसको अयोग्य नहीं माना जाएगा। अब इसमें 91वें संविधान संशोधन अधिनियम किया गया, जिसमें क्या किया कि पहला, मंत्रिमंडल का जो आकार है उसको सीमित कर दिया गया 15% तक, यानी 15 कुल संख्या का 15% से ज़्यादा मंत्रिमंडल नहीं होगा। लेकिन यहाँ मिनिमम कितनी संख्या कर दी, 12, यानी 12 से तो मिनिमम नीचे नहीं हो सकता और 15% से ऊपर नहीं हो सकता। अब यहाँ पे दो रेफरेंस के लिए मैं आर्टिकल 75 और 164 आपको बताना चाहूँगा कि आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री को ये पावर होता है कि वो अपने सदस्यों में से मंत्रिमंडल का चयन करें, और आर्टिकल 164 के तहत मुख्यमंत्री को ये पावर होता है कि वो अपने सदस्यों में से मंत्रिमंडल का चयन करें। इसमें दूसरा बदलाव क्या किया, इस संशोधन में 10वीं अनुसूची की धारा 3 को खत्म कर दिया गया, जिसमें एक जो अभी अपन चर्चा करते 1/3 सदस्य दल बदल कर सकते हैं, उस 1/3 को हटा के आप नीचे देखो 2/3 कर दिया। यानी अब जो सामूहिक टूट होती थी, जो सामूहिक पार्टी का विभाजन होता था, उसको थोड़ा मुश्किल कर दिया, 1/3 से बढ़ा के इसको 2/3 कर दिया। यानी किसी पार्टी में अगर 100 सदस्य हैं तो 75 या उससे ज़्यादा MLA अगर छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं तो ही वो अयोग्यता से बच सकते हैं। साथ ही इसमें और क्या जोड़ा गया, अयोग्य मंत्री जो दल परिवर्तन के लिए अयोग्य हो चुके हैं वो उनको मंत्री पद नहीं मिलेगा, साथ ही उनको कोई भी लाभ का पद भी नहीं मिलेगा। ऐसा लाभ का पद किसे कहेंगे, प्रॉफिट प्लेस किसको कहेंगे, कि ऐसा कोई पद जिसका वेतन लोक राजस्व से दिया जाए। अभी जो मैंने आपको बताया कि मंत्रिमंडल का आकार 15% सीमित कर दिया गया, यहीं से कंसेप्ट भी निकलता है कि जो संसदीय सचिव का प्रथा चालू हुई है उसके बाद हुई है। संसदीय सचिव के पद को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाता, इसीलिए जो संसदीय सचिव, हालांकि ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल विषय है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कई बार अपने निर्णय भी दिए हैं, फिर भी संसदीय सचिव की नियुक्ति की जाती है जिसको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाता। अब बात करते हैं कि इसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या है। इस कानून की जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इस कानून में निर्णय लेने की जो पावर दी गई है वो दिया गया है सदन के अध्यक्ष को। जो भी सदन का अध्यक्ष होगा वो इसका निर्णय करेगा कि वो व्यक्ति योग्य है या अयोग्य है। तो अब इसमें कहा गया है कि इस जो सदन के अध्यक्ष का जो निर्णय होगा उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। लेकिन जो कियोतो होलोमन एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें ये कहा गया है कि अगर जो सदन के अध्यक्ष का जो निर्णय है उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अब बात करते हैं पहला मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक धड़ा टूट के बीजेपी में शामिल हो गया।
और उसके बाद में वहाँ की जो मेजोरिटी संख्या है वो कम हो गई। उसके बाद बीजेपी ने अपनी मेजोरिटी वहाँ पे प्रूव कर दी। अब उसमें क्या हुआ कि जो विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दिया वो दल बदल कानून के तहत अयोग्य हो गए, इसलिए उनकी कुल जो संख्या थी मेजोरिटी की वो नीचे आ गई, और जिसकी वजह से बीजेपी ने वहाँ पे सरकार बनाई। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के अंदर अभी आपको पता है कि जो सारे एमएलए हैं उन्होंने एक 13 और 14 जुलाई को विधानसभा के बाहर एक विधायक दल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसके तहत जो सचेतक हैं श्री सुबी जो महेश जोशी, उन्होंने नोटिस जारी किया इन सभी विधायकों को, और ये सारे विधायक सचिन पायलट और 18 अन्य जो विधायक हैं ये लोग नहीं आए। उसके बाद सीपी जोशी जो महेश जोशी हैं उन्होंने सीपी जोशी जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनको शिकायत करी, और उसके बाद सीपी जोशी ने नोटिस जारी कर दिया उन सभी विधायकों को दल बदल कानून के तहत। अब उसके बाद में सचिन पायलट का जो ग्रुप है वो माननीय हाई कोर्ट के पास में उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई है इस नोटिस की वैधता को चुनौती देते हुए कि ये नोटिस वैध नहीं है। इसके दो कारण हैं। पहला कि जब ये नोटिस जारी किया गया तब विधानसभा सत्र नहीं चल रहा था, क्योंकि दल बदल कानून तभी लागू होगा जब विधानसभा सत्र चल रहा हो, और दूसरा जो मेंबर्स जो कि ये एमएलए की जो मीटिंग हुई थी दल की मीटिंग वो भी विधानसभा के बाहर हुई है। तो दोनों वजह से सचिन पायलट ने इसके लिए हाई कोर्ट के अंदर अपनी एप्लीकेशन दी है। अब जो उसका नोटिस भी चस्पा किया गया इन सब के घर के ऊपर रातों रात किया गया, इन्हीं दोनों बातों के लेके सचिन पायलट हाई कोर्ट गए हैं, और हाई कोर्ट में आज उनकी सुनवाई है। माननीय न्यायालय इस पर क्या निर्णय करेगा ये देखने का विषय होगा। और इसी प्रकार मैंने आपको बताया कि राजस्थान में क्या घटनाक्रम घटा है, और राजस्थान में भाजपा के जो गठबंधन है उसके बाद में 75 सीट्स हैं, और सचिन पायलट की जो धड़ा है उसके बाद में 18 + 1 19 एमएलए तकरीबन हैं। तो अब देखना होगा कि माननीय न्यायालय इस पर क्या निर्णय लेते हैं। दोस्तों, हमारी जो वेबसाइट है sarkarinovresearch.com, इसके ऊपर आपको जितनी भी करंट अफेयर्स हैं, सरकारी जॉब्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे भी हम लोग ऐसे ही कानून का जो समीक्षा है या कानून के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।